तो ये था बेसिक अंडरस्टैंडिंग इलास्टिसिटी, इलास्टिक बॉडी एंड प्लास्टिक बॉडी का। अब हमें जो आगे पढ़ना है इससे वो है स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड मॉडुलस। ये तीन टर्म है, एक है स्ट्रेस, दूसरा है स्ट्रेन और तीसरा है मॉडुलस। तो व्हाट आर दीज थ्री टर्म्स? तो स्ट्रेस क्या है? तो आप जब फोर्स लगा रहे हो ऑब्जेक्ट पे उसका शेप एंड साइज चेंज करने के लिए, तो क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट एक रिस्टोरिंग फोर्स लगा रहा है, तो उस फोर्स का रेशियो जो गिवन एरिया है उस एरिया पे, मतलब जो फोर्स लग रहा है और जो एरिया है उनका रेशियो, उसको हम लोग स्ट्रेस बोलेंगे। फोर्स दो तीन तरह से लग सकता है, मतलब ये समझो आप स्ट्रेस क्या है, तो इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स एंड द एरिया ऑन विच द फोर्स एक्ट्स। ठीक है, इस तरह से समझना है कि कोई आपने इस तरह से सिलेंडर लिया और इस सिलेंडर पे आपने इधर से फोर्स लगाया, तो ये जो फोर्स लग रहा है और ये जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, इन दोनों का जो रेशियो होगा, इस रेशियो को हम लोग स्ट्रेस बोल सकते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि सर फोर्स तो हम फोर्स वेक्टर है, उसमें और एंगल आ सकता है। बिल्कुल सही बात है, फोर्स आप इस तरह से भी लगा सकते हो, अगर आप फोर्स टेंजेंशियली लगा रहे हो और फिर उस फोर्स और एरिया का रेशियो ले रहे हो तो उसको भी स्ट्रेस बोलते हैं। तो इन दोनों स्ट्रेस में डिफरेंस है, तो डिफरेंस क्या है वो समझते हैं। तो पहला चीज तो ये समझना है कि व्हाट एग्जैक्टली इज स्ट्रेस। तो स्ट्रेस इज द रेशियो ऑफ द फोर्स एंड द एरिया ऑन विच द फोर्स एक्ट्स, रेशियो ऑफ फोर्स एंड एरिया। तो स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अब ये दो तरह से, ये किस दो तरह से, तो वो समझते हैं। एक है नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस मतलब आप सब इस तरह से समझो कि आपने कोई क्यूब लिया है और उस क्यूब पे आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, नॉर्मल, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। तो ये जब आप परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हो तो इस फोर्स का रेशियो, ये जो एरिया बन रहा है अपना, इस एरिया से जो क्रॉस सेक्शन एरिया बन रहा है, इस एरिया से इस फोर्स का जो रेशियो आएगा, इस रेशियो को बोला जाएगा नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, नॉर्मल का मतलब ही परपेंडिकुलर होता है, जैसे वो आपने लाइट के बारे में पढ़ा है, नॉर्मल रे तो परपेंडिकुलर होता है सरफेस पे। दूसरा इसी तरह है, वो क्या है, बट फोर्स का डायरेक्शन हम लोग चेंज कर देते हैं। तो वो क्या है, वो परपेंडिकुलर ना लग के वो सरफेस पे इस तरह से लगता है। जैसे मान लो ये बॉटल है, इस बॉटल पे मैं इस तरह से फोर्स लगा रहा हूं, तो ये जो फोर्स लग रहा है, दिस फोर्स इज नॉट परपेंडिकुलर टू द सरफेस बट इंस्टेड इट इज पैरेलल टू द सरफेस। तो ये जो इस तरह से फोर्स लग रहा है, इस फोर्स की वजह से जो उसमें जो भी चेंजेस आएंगे, तो इस फोर्स का और एरिया का जो फोर्स है और फिर ये जो एरिया है जिस एरिया पे फोर्स लग रहा है, इसके रेशियो को बोला जाएगा टेंजेंशियल स्ट्रेस। मतलब जो फोर्स है वो किस तरह से लग रहा है, तो वो फोर्स सरफेस के पैरेलल लग रहा है, इस तरह से फोर्स लग रहा है, और वो इसी एरिया पे लग रहा है, तो वो जिस एरिया पे लग रहा है एरिया वही रखना है, बट फोर्स कैसे लग रहा है, तो फोर्स सरफेस से पैरेलल लग रहा है। तो इस रेशियो को बोला जाएगा टेंजेंशियल स्ट्रेस। इसका अगर आप एसआई यूनिट निकालोगे तो एसआई यूनिट ऑब्वियसली, इसका फोर्स का यूनिट न्यूटन है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है, जो बेसिकली पास्कल के बराबर हो जाएगा। तो जो एसआई यूनिट आएगा स्ट्रेस का वो पास्कल ही आएगा, और वो दो तरह का होता है, एक नॉर्मल विच एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड टेंजेंशियल विच एक्ट्स पैरेलल टू द सरफेस। ठीक है, और आप लोग सब इधर ध्यान दें। ठीक है, और फिर क्या है, दूसरा ये हो गया स्ट्रेस, पहला ये हो गया स्ट्रेस। दूसरा जो टर्म मैंने लिखा था वो है स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या है, और ये जो स्ट्रेस में एक बात और समझनी है कि ये आप आइदर वे लगा सकते हो, डिफॉर्मिंग फोर्स भी आप कंसिडर कर सकते हो स्ट्रेस में, या आप रिस्टोरिंग फोर्स भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग इलास्टिक बॉडी की बात करेंगे तो उसमें दोनों एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स और इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स दोनों इक्वल होगा। तो दूसरा क्या है, दूसरा स्ट्रेन है। स्ट्रेन क्या होगा, तो जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे इस चैप्टर में फोर्स लगाओगे तो उसकी शेप एंड साइज चेंज हो रही है, तो चेंज इन शेप और साइज अपॉन ओरिजिनल शेप एंड साइज का रेशियो। मतलब क्या हो गया कि जो भी उसमें शेप एंड साइज का चेंज आ रहा है, दैट चेंज अपॉन ओरिजिनल
इसका जो रेशियो होगा, दिस रेशियो विल बी नोन एज स्ट्रेन। ठीक है, चेंज अपॉन ओरिजिनल, मतलब जैसे मान लो आपने एक वायर है, एक वायर पे आपने कुछ लोड लगाया, एक वायर पे आपने कुछ लोड लगाया, वेट टांग दिया आपने, तो वायर थोड़ा सा खिंचा जाएगा। तो वो कितना खिंचाया है अपॉन जो भी उसकी ओरिजिनल लेंथ थी, उस रेशियो को हम लोग बोलेंगे स्ट्रेन। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर टाइप का स्ट्रेन होगा, वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो स्ट्रेन क्या है? द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। और स्ट्रेन जो होगा इसका कोई यूनिट नहीं होगा। व्हाई? तो क्योंकि ये चेंज इन डायमेंशन है, जैसे लेट्स से चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ लेते हैं, या चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया लेते हैं, या चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम लेते हैं। तो ऊपर भी लेंथ का डायमेंशन होगा, यूनिट होगा, नीचे भी लेंथ का डायमेंशन यूनिट होगा, या ऊपर भी एरिया का यूनिट डायमेंशन होगा, नीचे भी एरिया का यूनिट डायमेंशन होगा, ऊपर भी वॉल्यूम का यूनिट डायमेंशन होगा, नीचे भी वॉल्यूम का यूनिट डायमेंशन होगा। तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर जाएगा, तो हेंस स्ट्रेन विल हैव नो यूनिट और डायमेंशन। ठीक है, तो ये एक प्योर रेशियो है, तो इसलिए इसमें कोई यूनिट या कोई डायमेंशन नहीं होगा। अब ये समझना है कि स्ट्रेन कितने तरह का होगा। तो ये आप बड़े इजीली समझ सकते हो कि स्ट्रेन दो तीन तरह का तो होगा ही। पहला लेंथ वाला हो जाएगा। लेंथ वाला क्या होगा? तो बड़ा सिंपल सा है कि आप किसी वायर को ऐसे रखे हुए हो और इस वायर पे आप लोड लगाते हो, तो क्या होगा? तो वायर पे जब आप, जैसे अनलोडेड वायर है, एक वायर यहाँ पे टंगा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है, बस ऐसे फ्री वायर है, और उस पे फिर मैं ये बॉटल यहाँ पे ऐसे हुक लगा के उस वायर में बांध दूं, तो फिर ये बॉटल उस वायर पे वेट बॉटल का नीचे की तरफ लगेगा, और जब वेट बॉटल का नीचे की तरफ लगेगा तो वो उस वायर को नीचे खींचेगा, और जब वो उस वायर को नीचे खींचेगा तो उसकी लेंथ बढ़ेगी। तो ये जो इंक्रीज हुआ लेंथ में, लेट्स से जब ये फोर्स लगा तो ये थोड़ा सा इतना इंक्रीज कर गया, तो ये इसका ओरिजिनल लेंथ था, और ये इतना इंक्रीज किया, ये ओरिजिनल लेंथ था। तो दिस रेशियो इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ विल बी नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा? इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। फिर उसी तरह आप क्या कर सकते हो? पहला तो ये समझते हैं, तो स्ट्रेन में जो हमारी कैटेगरी आ रही है, तो स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, अब ये स्ट्रेन में जो डिफरेंट वैरायटीज आ रही है वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो भी हम लोग देख रहे हैं वो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो व्हाट एग्जैक्टली इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन? तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है बहुत सिंपल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। क्या हो जाएगा ये? स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। अगर आपने चेंज को लिया है स्मॉल एल और ओरिजिनल को लिया है आपने कैपिटल एल, तो ये तो ऑब्वियसली इसको हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, ये पहला है। दूसरा देखते हैं, दूसरा हो जाएगा बिल्कुल सिंपल है, वो है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा? तो आप किसी सब्सटेंस को लेते हो, लेट्स से ये बॉटल है, अज्यूम करो कि एक स्फीयर है और इस पे आप हर तरफ से फोर्स लगा रहे हो। तो जब आप इस पे फोर्स लगाओगे तो ये कंप्रेस होगा, और जब ये कंप्रेस होगा तो इसकी वॉल्यूम घटेगी, या अगर आप एलोंगेशन फोर्स लगाओगे तो वॉल्यूम बढ़ भी सकती है। और यहाँ पे फिर से ये ध्यान देना है कि इस चैप्टर में सॉलिड रहे, लिक्विड रहे, गैस तो खैर ऑब्वियसली कंप्रेसिबल है, बट सॉलिड या लिक्विड कुछ भी रहे, हम लोग अज्यूम करते हैं कि वो कंप्रेस हो सकता है। वो सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल या लिक्विड्स आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, ये असम्पशन इस चैप्टर नहीं जाएगा। तो अब क्या करते हो? आप उस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो, और जब आप उस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो तो उसका जो भी ओरिजिनल वॉल्यूम था उससे लेट्स से वो घट जा रहा है। आप इधर से फोर्स लगा रहे हो ऐसे और उसका वॉल्यूम घट जा रहा है, तो ये जो वॉल्यूम में इसके डिक्रीज आ रहा है, इस रेशियो को चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम को हम लोग बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, ये दो हुआ। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हुआ? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। और एक और है,
क्योंकि अभी हमने जो भी फोर्स लगाया वो टेंजेंशियल नहीं, नॉर्मल फोर्स लगाया, मतलब नॉर्मल स्ट्रेस लगाया। तो नॉर्मल स्ट्रेस के अलावा अब एक और बच रहा है, दैट इज टेंजेंशियल। तो टेंजेंशियल में क्या होगा, तो टेंजेंशियल जिसको हम लोग बोलेंगे, ये तीसरा है, दैट इज शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेन क्या है, तो जब आप किसी सब्सटेंस पे, सब्सटेंस मतलब यहाँ पे सॉलिड में आप इस तरह से पैरेलल फोर्स लगाओगे तो वो थोड़ा सा, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ अ बुक, अच्छा कोई नहीं, बुक नहीं, बुक की जगह हम लोग ये पेपर लेते हैं और इस पेपर का एग्जांपल देखते हैं। तो क्या होता है जब आप इस पेपर पे इस तरह से ऐसे फोर्स लगाते हो, तो ये पेपर, ऑब्वियसली पेपर हार्ड सॉलिड नहीं है, बट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल हम कंसिडर करेंगे, तो ये पेपर थोड़ी सी अपनी जगह से आगे भाग जाता है। तो उसमें क्या हो रहा है, तो उसमें जो चेंज हो रहा है, मतलब वो जो आगे भाग रहा है, उसको हम लोग थीटा एंगल से मेजर करेंगे कि मतलब ये यहाँ पे था और यहाँ से इतना आगे भाग गया, और ये जो थीटा है दिस विल बी नोन एज शियर स्ट्रेन। तो ये तीन तरह का स्ट्रेन बन रहा है। कौन कौन सा स्ट्रेन बन रहा है, लॉन्गिट्यूडनल विच इज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, वॉल्यूमेट्रिक विच इज द रेशियो ऑफ चेंज या इंक्रीज इन या डिक्रीज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, एंड शियर स्ट्रेन विच इज बेसिकली थीटा, कि वो कितना आगे भाग रहा है। अगर ये ऐसे था, इधर आपने फोर्स लगाया तो ये फेस थोड़ा सा आगे भागता है, तो ये जो एंगल बनाएगा ओरिजिनल डायरेक्शन से, जिसको हम लोग शियर स्ट्रेन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो पढ़ना है दैट इज मॉडुलस। ओके, तो अब हम लोग दो चीज पढ़ चुके हैं इलास्टिसिटी में, स्ट्रेस पढ़ चुके हैं, स्ट्रेन पढ़ चुके हैं। स्ट्रेस क्या है, जो फोर्स पर यूनिट एरिया किसी सरफेस पे लग रहा है। स्ट्रेन क्या है, जो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन है। तो जो अगली चीज हम पढ़ेंगे ये इन दोनों पे डिपेंड करेगी, दैट इज मॉडुलस। मॉडुलस क्या है, तो मॉडुलस है रेशियो, किसका रेशियो है, तो मॉडुलस है रेशियो स्ट्रेस और स्ट्रेन का। ठीक है, तो हमने जो डिफरेंट तरह के स्ट्रेसेस पढ़े और जो डिफरेंट तरह का स्ट्रेन पढ़ा, उनका रेशियो देखना है। तो क्या है, आप किसी वायर पे फोर्स लगा रहे हो, और जब आप वायर पे फोर्स लगा रहे हो तो उसका लेंथ इंक्रीज हो रहा है और फोर्स उस पे परपेंडिकुलरली लग रहा है, तो नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है। और ये जो नॉर्मल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हुआ, इन दोनों का जो रेशियो हुआ, इस रेशियो को बोला जाएगा यंग्स मॉडुलस। ठीक है, मॉडुलस क्या है, मैं एक बार सारा कुछ रिकैप कर दूंगा। तो मॉडुलस क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। मतलब अगर सिर्फ मॉडुलस की बात करेंगे तो मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वो हो गया यंग्स मॉडुलस। ठीक है, मतलब ये फाइनल टर्म है जो ऑब्जेक्ट की इलास्टिसिटी को डिफाइन करेगा। जिस सब्सटेंस का यंग्स मॉडुलस या जो भी मॉडुलस सबसे ज्यादा होगा, वो सबसे ज्यादा इलास्टिक होगा। तो है क्या मॉडुलस, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, मतलब बेसिकली फोर्स अपॉन चेंज। तो यंग्स मॉडुलस क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, फिर इसी तरह जो दूसरा मॉडुलस है वो है बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस क्या है, तो बल्क मॉडुलस है बिल्कुल सिमिलरली स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का ही रेशियो है, बट ये है नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। मतलब आप किसी सब्सटेंस को लेते हो, उसको कंप्रेस करने के लिए आप फोर्स लगा रहे हो, और जो फोर्स लगा रहे हो कंप्रेस करने के लिए परपेंडिकुलर टू द सरफेस, वो आपका नॉर्मल स्ट्रेस देगा। उसमें जो वॉल्यूम डिक्रीज होगा उसका रेशियो ओरिजिनल वॉल्यूम के साथ वो आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन देगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे बल्क मॉडुलस। फिर तीसरा क्या है, तो तीसरा जो है वो है, ये रेशियो होगा। अब आप बताओ क्या होना चाहिए, नॉर्मल स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो आ गया है, नॉर्मल स्ट्रेस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का रेशियो आ गया है। तो अब जो तीसरा बच रहा है दैट इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या है, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन।
ये क्या है, टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस मतलब क्या हो गया, ये आपको अभी जस्ट बताया था कि सरफेस पे फोर्स इस तरह से लग रहा है, तो इस फोर्स का रेशियो ये जिस एरिया पे लग रहा है उस एरिया के साथ, और फिर जो उसमें डायमेंशन में चेंज आ रहा है वो चेंज का एंगल थीटा। इसको सबको हम लोग काफी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो पहले तो वापस से मैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड वो रिपीट कर दे रहा हूं। तो मॉडुलस क्या है, तो अभी आप पहले ये समझो कि इलास्टिसिटी में हमने पढ़ा क्या, पढ़ा ये कि स्ट्रेस होता है जो एक्सटर्नल फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स और अंदर वाला रिस्टोरिंग फोर्स, किसी को भी आप पिक कर सकते हो, उसका रेशियो किसके साथ, तो जो वो एरिया जिसपे वो लग रहा है उसके साथ, ठीक है। उस रेशियो का फिर स्ट्रेन के साथ रेशियो, स्ट्रेन क्या है, तो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, उसका रेशियो स्ट्रेन के साथ को हम लोग मॉडुलस बोलेंगे। तो नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को हम लोग यंग्स मॉडुलस बोलेंगे, फिर नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम लोग बल्क मॉडुलस बोलेंगे, और टेंजेंशियल स्ट्रेस थोड़ा समझने में आपको एफर्ट लगाना है तो उस पर आप ध्यान देंगे। टेंजेंशियल स्ट्रेस हमेशा सरफेस से पैरेलल लगेगा, वो कभी भी सरफेस से परपेंडिकुलर नहीं है। टेंजेंशियल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का जो रेशियो आएगा उसको हम लोग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहेंगे। तो इसका और फर्दर डिटेल ऑब्वियसली हमें काफी ज्यादा पढ़ना है भी, और इसको फिर हम लोग अलग अलग सब्सटेंस पे लगा के देखेंगे, इसके बेसिस पे कैसे किसको बोला जा रहा है। कि जैसे आप इसमें एक एग्जांपल समझाता हूं मैं, कि जैसे हम लोग ये एक अक्सर बच्चे कंफ्यूज करते हैं, और अगर आप किसी मतलब ऐसे आदमी से जिसको फिजिक्स ज्यादा नहीं पता, अगर आप उससे पूछते हो कि रबर और स्टील में इलास्टिक कौन है ज्यादा, तो जो नॉर्मल लोगों का आंसर आता है वो आंसर हमेशा रबर आएगा। क्यों रबर आएगा, क्योंकि उनको लगता है कि इलास्टिक का मतलब होता है जितना ज्यादा खिंचाए, तो रबर बहुत ज्यादा खिंचाता है और वो अपने लगभग शेप में वापस आ जाता है। बट रबर इज लेस इलास्टिक देन स्टील, साइंटिफिकली रबर इज लेस इलास्टिक देन स्टील, क्योंकि जब आप रबर पे स्ट्रेस लगाते हो तो वो कम स्ट्रेस में ज्यादा डिफॉर्म कर जाता है। मतलब अगर आप रबर में सेम वेट लगाओगे तो उसमें जो इलोंगेशन होगी वो बहुत ज्यादा होगी, तो उसमें जो स्ट्रेन होगी वो बहुत ज्यादा होगी, तो इस वजह से वो कंपैरेटिवली कम इलास्टिक है कंपेयर टू व्हाट, कंपेयर टू स्टील। स्टील में क्या होता है, तो उसमें आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लगाओगे, उसमें इलोंगेशन कम होगी, तो उसकी यंग्स मॉडुलस की वैल्यू जो होगी स्टील की वो ज्यादा आती है रबर से। उसमें जो फोर्स बेयर करने का कैपेसिटी है या क्षमता है वो ज्यादा है, वो ज्यादा स्ट्रेस बेयर कर सकता है बिना उतना स्ट्रेन सफर किए हुए, और वो ओरिजिनल शेप में वापस भी आ जाता है। तो इसलिए रबर से कंपैरिजन अगर किया जाए तो स्टील इज कंसिडर्ड मोर इलास्टिक देन रबर। व्हाई? बिकॉज इट हैज अ ग्रेटर वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस, या उसमें स्ट्रेस बियर करने की एबिलिटी ज्यादा है। आप डायरेक्टली यंग्स मॉडुलस कोट करके बोल सकते हो कि उसके यंग्स मॉडुलस की वैल्यू ज्यादा है, आप या ये बोल सकते हो कि उसमें स्ट्रेस बेयर करने की एबिलिटी ज्यादा है, या उसमें स्ट्रेन कम आता है। सेम स्ट्रेस अगर आप रबर पे लगाओगे, रबर में बहुत ज्यादा इलोंगेशन होगी, सेम स्ट्रेस अगर आप स्टील में लगाओगे तो उसमें इलोंगेशन कंपैरेटिवली काफी कम होगी। दैट्स इट, यहां तक आज हम लोग रखते हैं, इसको कंक्लूड करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।